जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ जुड़ने की बात है, वो तो मैं 82 में जुड़ा। हथियार यही थे ज़्यादा, मेन 303, 315 बोर और कहीं कहीं एलएम। वो तो जब थोड़ा सा सूरज निकलने लगा, थोड़ा सा फिर पता चला भी हमारा पंगा इंडियन आर्मी से पड़ गया है, सीआरपी से नहीं है, इंडियन आर्मी से है। लेकिन जब एनसीसी में थे तो इंडियन आर्मी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग कराई थी। ये नहीं मालूम था इंडियन आर्मी को विजय हम पर ही गोली चलाएगा किसी दिन। अभी जनरल शुभेग सिंह आए हमारे पास, वो कहते रहे शाम तक लड़ते रहो, शाम तक पाकिस्तान से हमला हो जाएगा और हम लोग पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, इंडियन आर्मी जो है जो बॉर्डर पर चली जाएगी। लेकिन ये भी हमारी गलतफहमी थी। अगर जो लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ने ये किया वो किया, मैं यही करता हूँ, अगर इंडियन आर्मी सभी को मारना चाहती तो मार देती। हम लोग कैसे बच गए, मेरे जैसे सैकड़े लोग कैसे बच गए। और रात को जब मेरे पिताजी मुझे मिले और मेरी कटिंग देख के बोले इससे तो तू मर जाता तो मुझे दुख ना होता, तुम्हें बाल क्यों कटवाए। जब संत नहीं है तो जो हमारे पीछे मूवमेंट थी ये कई भागों में बट गई। कोई वपर खालसा हो गया, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गया, कोई खालिस्तान लिबरेशन फोर्स हो गया। ऐसे कोई 5 से ज़्यादा जत्थेबंदियाँ सक्रिय थी पंजाब में। और हमारे साथ ही दूसरी पैरेलल चल रही थी BTF, भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। BTF भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। इन दोनों के आपसी कत्लेआम भी नहीं खत्म होती थी। ये इनका आदमी मार देते थे, वो उनका मार देते थे। ऐसी मार काट देखी, मेरे दोस्त मारे गए आपसी दुश्मनी में, इनकी दुश्मनी में। नशे वाली जो चीज़ आती थी ना, वो 2 चीज़ें पाकिस्तान से आती थी तब, एक अफीम और एक चर्च। मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ ढिलवा कत्लकांड की, जिससे पंजाब गवर्नमेंट गई, दरबारा सिंह की सरकार थी। वो सरकार उसी दिन चलेगी जिस दिन ढिलवा से बस से निकाल कर हिंदू मारे गए थे। और मैं शरेआम नाम ले चुका हूँ कौन कौन थे उसमें शामिल। संत भिंडरांवाले की तरफ से निरंकारी गुरबचन सिंह को मारने के लिए इनाम रख दिया गया। संत भिंडरांवाले ने ये नाम रखा था भी जो भी उस निरंकारी गुरबचन सिंह को मारेगा वो जितना उसका वेट होगा उसके बराबर में उसको सोना इनाम में दूंगा। 4 तारीख को सुबह कोई 4:30 का टाइम होगा, कोई 4:40 बताता है, कोई 4:30 का टाइम बताता है। हमला तकरीबन 4:30 बजे हुआ था। उसके 4:25 भी हो सकते हैं, 4:35 भी हो सकते हैं, 4:40 भी हो सकते हैं। जब गोली की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी तब पता चला भी हमारी गोली चल रही है। किसके साथ चल रही है? अंधेरा था उस समय। वो तो जब थोड़ा सा सूरज निकलने लगा, थोड़ा सा फिर पता चला भी हमारा पंगा इंडियन आर्मी से पड़ गया है, सीआरपी से नहीं है, इंडियन आर्मी से है। अब देखे हमने इंडियन आर्मी के फौजी, फिर पता चला। फिर क्या हुआ? फिर जहाँ जहाँ अपने मोर्चे पहले ही बने हुए थे, पहले डिसाइड कर लिया था किसको कहाँ बैठना है। हाँ पहले था। अच्छा, वह सब अपने मोर्चे में चले गए। हम तो उस दिन अपने कमरे में सोए थे, हमारा तो मोर्चा ही कोई नहीं था। 4 तारीख को। हाँ 4 तारीख को सुबह, या 3 तारीख को या 2 तारीख को, हमें नहीं बताया गया तुमने कौन से मोर्चे से लड़ना है। अच्छा, ये तो टंकी के पास से हम गुजर रहे थे तो फिर ध्यान आया भी इसको मोर्चा बनाया जा सकता है। टंकी क्या है? पानी वाली टंकी, जहाँ से पूरे दरबार साहब कॉम्प्लेक्स को जल सप्लाई, अच्छा, पानी की सप्लाई होती थी। अच्छा। वाटर टैंक वो बहुत ऊंचा था। सभी जितने भी दरबार साहब में मौजूद इमारतें थी वो सबसे ऊंचा था। के पास से गुजर रहे थे तब हमें ख्याल आया कि जहाँ पर मोर्चा बन सकता है। फिर ऊपर जाके देखा, बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। साथ एक तो अमरजीत रंधावा, वो चंडीगढ़ का ही था, मेरा साथी था। मैं सेक्टर 15 में उसकी ड्यूटी थी, तो मैं भी सेक्टर 15 में ही रहता था उस समय। दूसरे का नाम मैंने जिक्र किया, कई जगह मैंने उसका नाम तरसेम बताया। उर्फ डॉक्टर। डॉक्टर तो पक्का ही था ना, उसको डॉक्टर तो सभी बोलते थे। वो डॉक्टर के साथ मेरी मुलाकात पहली बार वहाँ पर ही हुई, पानी की टंकी के पास ही। डॉक्टर के पास भी कोई पक्का मोर्चा नहीं था, वो भी इधर उधर घूम रहा था। मेरे साथ जो तीसरा था उसका असली नाम क्या है। अच्छा। अंदर तो सभी डॉक्टर ही बोलते थे, सिर्फ डॉक्टर बोलते थे। हम तीनों थे, लेकिन हमारे पास कईयों ने इस टंकी में कभी किसी को बिठा दिया, किसी को बिठा दिया। कोई कहता है इसमें औरत थी, कोई कुछ कहता है, कोई कहता मैं इस टंकी में पता नहीं क्या इसमें कोई गोल्ड मेडल ले रहा है हमको, जो अपना आप इतना बड़ाई कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। इसमें कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। उस समय तो होती होगी, लेकिन अब जब सोचता हूँ इसमें क्या प्राउड फील करने की बात है। हमने अपनी ही फौज पर गोली चलाई, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तब हमें लगता था हम सही कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं। कईयों ने ऊपर बोरियां चढ़ा दी है, वीडियो बहुत पड़ी है। जे गप्पिस्तान बोलते हैं उसको, इन्होंने कईयों ने तो ऊपर चढ़ा दिए बंदे। वो बोल रहे बिल्कुल टॉप पे थे, इर्द गिर्द बोरियां लगाई हुई थी। वो तो पहले हल्ले में फौज उड़ा देती। हेलीकॉप्टर भी थे उनके पास जो सर्च कर रहे थे। वो तो रहने ना देते। फिर तो हम 1 घंटा भी वहां पर ना रहते। 2 दिन हमने कैसे निकाल लिए। कुछ वहां पर बताते हैं, कुछ को समझ ही नहीं आती कहाँ बताना है।
बता तो दिया हम टंकी वाले मोर्चे में थे, कहाँ थे, कोई बात नहीं। बहुत लोगों ने ना अपने आप को बताया मैं टंकी वाले मोर्चे में था, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि टंकी में कुल है कितने थे आदमी। 3 ही हम थे मेन। मैंने बोला भी हमारा असला भी रिप्लेस किया गया 5 जून को। जो हमारी कारगुजारी अच्छी देखी उन्होंने भी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे दोनों राइफलें शायद चेंज की गई, कोई असला देने आ गया, कुछ देर रुका, कुछ पानी देने आ गया, या कोई लंगर देने आ गया, कुछ देर रुका। वो भी तो मोर्चे पे गिना जाएगा ना। वो बोल सकता है कि हाँ अभी मैं भी मोर्चे में था, चाहे उसने आकर गोली चलाई या नहीं चलाई, ये अलग बात है। लेकिन हम परमानेंट जो थे ना वो 3 ही थे, 4 जून को भी और 5 जून को ही। रात को हम उतर आए थे, रात 4 और 5 की रात हम टंकी वाले मोर्चे पे नहीं थे, क्योंकि रात का तो काम भी नहीं था। 4 तारीख को तो बस गोली चलती थी। 5 तारीख को सुबह बताया भी जनरल शुभेग सिंह आए हमारे पास, वो कहते रहे शाम तक लड़ते रहो, शाम तक पाकिस्तान से हमला हो जाएगा और हम लोग पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, इंडियन आर्मी जो है जो बॉर्डर पर चली जाएगी। लेकिन ये भी हमारी गलतफहमी थी। अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द कितनी आर्मी लगाई होगी, इंडिया के पास तो बहुत लाखों में है आर्मी, वो तो फिर भी हमारा घेरा डाले रखती। लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी, कहीं सोच नहीं थी। हमें जो बताया गया बस ठीक है, अपना दिमाग हम नहीं से यूज करते, हमारा दिमाग कोई और यूज कर रहा था। गलत थे हम लोग, नहीं हमें ये करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे भी इंडियन आर्मी ने क्रूरता दिखाई है, ये बात सही है। उनको क्या मालूम था कि अंदर जो बैठे हैं वो कौन से आतंकवादी हैं, या कौन से टेररिस्ट हैं, या कौन से श्रद्धालु हैं, उनको क्या मालूम था। उनके सामने तो जो आया वो ठोकते चले गए, क्योंकि हमारे सामने जो फौजी आया हमने ठोका, और जब फौज की बारी आई उनके सामने जो आया उन्होंने ठोका। उन्होंने नजायज आदमी मारे हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, नजायज। काफ़ी श्रद्धालु थे जिनका कोई लेना देना नहीं था भिंडरावाड़ा से। आपका कहने का मतलब है उनको लोगों को डाल बनाने कर रखा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली तो बात, आप अमृतसर आए हैं ना, मेरे पास अमृतसर में बैठे हैं, आपको मैंने वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी। अच्छा। और फिर मैं वो जगह ले जाऊंगा जहाँ पर हम लोग थे, वहाँ तक अनाउंसमेंट पहुँच ही नहीं सकती थी जहाँ पर हम लोग थे। अच्छा। इन्होंने अनाउंसमेंट की है, इंडियन गवर्नमेंट ने, ये सही बात है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है, ये तो सच है। लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाई आगे जी? क्यों नहीं निकलने दिया गया? मैं खुद छोड़ के आया हूँ, अपने 2 भाइयों को छोड़ के आया हूँ, और लोग बहुत निकले हैं, बहुत ज़्यादा चलती गोली में निकले हैं। 3 जून तक तो निकल ही सकते थे, 3 जून तक सभी लोग जो भी चाहे अंदर से निकल सकता था। लेकिन वही बात ना, किसी को ये नहीं था कि 4 जून को अटैक हो जाएगा, ये हमने सपने में भी सोचा था। ये कुछ तरीक तय थोड़ी थी, हमें मालूम थोड़ा था 4 जून को इंडियन आर्मी अटैक करेगी ना, इसलिए कोई नहीं निकला। ये तो अनाउंसमेंट जरूर हुई है, लेकिन उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई। 5 तारीख को वही जो सुबह बताया था शायद शुभेग सिंह आके हमें ये कहते हैं, थापी जिसको बोल रहे थापड़ा देना, थापी देना, चढ़ जा बेटा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान से फौज आ जाएगी। वही कुछ हुआ। चलो, तकरीबन दोपहर के 2 या 2:30 बजे का टाइम है जब पहला बम पानी वाली टंकी में आके लगा। वो बम शायद कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटी तोप का होगा, जिसने वो टंकी तो हिला दी एक बार, पूरी जुड़ने लगी। जब पहला बम लगा ना तो हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया, हमें मालूम पड़ गया भाई ये टंकी में लगा। जब नीचे हम सीढ़ियों से नीचे उतर गए, अब बाहर ही निकल रहे हैं, तो दूसरा जो बम लगा ना उसने मोरा किया इतना बड़ा। अच्छा। तो सारा पानी कुछ ही मिनटों में टंकी खाली होगी। अब 2 बातें यहाँ भी आती हैं। कुछ लोग तो ये बताते हैं भी उस समय कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे, उन्होंने बताया टंकी से हमला हो रहा है। कुछ कहते हैं भी आर्मी ने इसलिए टंकी को उड़ाया कि वो हमारी जल सप्लाई जो है वो बंद करना चाहते थे, इनको पानी तो बंद करें इनका पहले। अब सच क्या है ये नहीं बचाता। पानी सरोवर तो आप सरोवर ही बोलते हो ना उसको। जो सरोवर का जल होता है अच्छा ही होता है वैसे तो उसको बदलते रहते हैं। मजबूरी में वो पीना पड़ जाए तो पी लेते हैं लोग। कई तो वैसे भी चूड़ी लेते हैं ना, वो तो श्रद्धा के कारण लेते हैं। लेकिन अगर वैसे भी अगर पीना पड़ जाए वो पिया जा सकता है। वहां से पानी लाने गए लोग कई मारे गए, मारे गए। और फिर मैंने जो हाल देखा ना, जैसे पानी टंकी से पानी लीक हो गया और जहाँ नीचे है तो वैसे ईंटें लगी हुई थी, जो भट्ठे की ईंटें होती वो फर्श था। तो कई जगह से ईंट नीची हो जाती है ना, वहाँ पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। और लोगों को मैंने पानी जैसे कुत्ता पानी पीता है ना, ऐसे पानी पीते हुए देखा मैंने जिपों के साथ। पानी है ही नहीं था, क्या करते लोग? बिजली भी बंद, पानी भी बंद। और खाने महीना जून का, इतनी गर्मी, खाने का किसी को अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं सही।
मेरा ख्याल है 2 दिन में मैंने 2 दिन में 1 रोटी खाई होगी, 2 दिन। जब टैंकी वाला मोर्चा चला गया था तो फिर जहाँ मैं रहता था नानक निवास, बब्बर खालसा जथेबंदी एक है, उनका हेडक्वार्टर जहाँ वो नानक निवास में था। मेरे उनके साथ अच्छे संबंध थे। भिंडरा वाले और बब्बरों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे अच्छे संबंध थे। उसका कारण था जो बब्बर खालसा का प्रमुख था सुखदेव सिंह बब्बर, हाँ। वो मुझे पहले से जानता था। अच्छा। मेरे ननिहाल उसके साथ काफ़ी अच्छा उनका था, मेरे मामा जी के साथ उनके फैमिली रिलेशन थे, वो मुझे जानता था पहले से। अच्छा। मैं आखिर तक वहाँ ही रहा नानक निवास में, ताकि बाकी भिंडरा वाले और उनके साथी सभी कई महीने पहले छोड़ के चले गए थे नानक निवास को। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ रहा। वो ना दीवार में क्या सेंध लगाना बोलते हैं उसको, हाँ? दीवार में सेंध लगा रहे थे बब्बर खालसा, और मैंने उनका मजाक में कहा कि ये खालसे का काम नहीं है, मैदान से भाग जाना। तो उन्होंने मुझसे कहा तू तो बेवकूफ़ है, तुम्हारे पास टैंक है क्या, तुम्हारे पास तोप है, वो टैंक और तोप लेके आगे हो, कैसे मुकाबला करोगे? अक्लमंदी यही है, जहाँ से निकल लो, बाहर जाके फिर देखेंगे क्या करना है। मैं भी उनकी बातों में मान के मैंने भी निकल गया उनके साथ ही। बाद में जब थोड़ी दूर गए तो मुझसे पूछा गया भी तेरे पास हथियार कौन सा है? मैं कहा मेरे पास तो जो गन थी, राइफल थी, वो आपने मुझसे लेकर रख दी। कहता वो तो बड़ी थी ना, छोटा हथियार कौन सा है? मैं कोई भी नहीं है। तो वो मुझे बोला अगर आप सामने से तुझे कोई दुश्मन कौन था? भारतीय फौज। उस समय तो हमें दुश्मनी लगती थी ना, सामने अगर दुश्मन आ जाए तो तू तो सीधा गोली खाएगा। हमारे पास ये है, हम 1-2 को मार कर फिर मरेंगे और फिर शहीद भी कहलाएंगे, फिर शहीदी पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला ये कौन सी बात है, मैं जाता हूँ और ले आता हूँ। बस जब दूसरी बार मैं अंदर गया, फौज के काबू आ गया। इतने फौज अंदर आ चुकी थी? फौज कोई 3-4 घंटे का गैप पड़ जाता है ना, 3 घंटे का 4 घंटे, वो फौज ने अगर आना एकदम ही आ जाता है, फौज को कौन रोक सकता? हाँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था भी अंदर फौज आ चुकी। अगर मालूम होता मैं कभी ना जाता। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैंने कहा जी मुझे गोली बेशक मार देना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, ऐसे बोला मैंने। मैं कहा बेशक मुझे गोली मार देना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। काफी गुस्से में थे? हाँ। तो उनका जो सीनियर था ऑफिसर, मुझे नहीं मालूम किस रैंक का था, उन्होंने कहा हाँ बता क्या बताना चाहता है। मैंने कहा जी मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, चंडीगढ़ पढ़ता हूँ, मैं तो जहाँ माथा टेकने के लिए आया था, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो गोलियाँ चला रहे हैं। वो कहना क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं कहा प्रूफ मेरे पास है। लो मेरी उन्होंने तलाशी ली, तलाशी में पर्स निकाला और पर्स में से आइडेंटिटी कार्ड निकल गया चंडीगढ़ का। वो मेरा बचाव कर गया। लेकिन और फंसने वाला काम एक और मैंने कर रखा था। मेरी जेब में एक प्याज था। प्याज? अच्छा। वो जनरल शवेक सिंह ने हमारे रखवाए थे जेबों में हमारी। अच्छा। कि इंडियन आर्मी आंसू गैस के गोले फेंकेगी तो जो प्याज को ना दबा के हाथ से अपने इधर कर लेना, आंखों और नाक के नीचे कर लेना, तो उन पर ज़्यादा असर नहीं करेगी आंसू गैस। अच्छा। कोई होगा कोई फार्मूला फौज का, अब नहीं मालूम क्या था। वो कह रहा ये क्या है? मैंने सर कल से कुछ नहीं खाया मैंने। जब प्याज मुझे मिले 2-3, 2 को मैंने खा लिए, एक मेरे पास है, कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, कल से मुझे कुछ नहीं मिला। कहना ठीक है। उनके बात मानने में आ गई, लेकिन हम बोला तो मैं झूठी था, लेकिन उन्होंने मान ली बात मेरी। और जहाँ दूसरे कैद करके बैठाए थे लोग, वहाँ पर मुझे ले गए। अच्छा। वहाँ पर रात को जैसे जो ऊपर बिल्डिंग है, ऊपर बैठाया गया। मैं पहले नीचे था, पहले नीचे जहाँ घास है जैसा, ऐसा पहले नीचे बैठाया, और रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा के तो ऊपर बंद कर दिया। पर रात को 12 का टाइम होगा या 11 का होगा या 10 का होगा, वही बात है ना, एग्जैक्ट टाइम कौन देखता है बार बार? ये तो अंदाजा ही है ना 10 का टाइम होगा या 11 का होगा या 12 का होगा। एक HE-36 का ग्रेनेड अंदर फेंका गया हमारे बीच, जहाँ हम 30-35 आदमी कैद थे, और फौजी अगले कमरे में चला गया। वहाँ से भी फिर आवाज़ आई, वहाँ भी ग्रेनेड फेंका गया, पीछे से भी आई, आगे की तो मुझे मालूम नहीं कब आई। उस ग्रेनेड के मैंने ऐसे टांग पे टांग रख के ना, ऐसे मैं लेटा हुआ था, ऐसे टांग, जहाँ पर मेरे 3 जगह मतलब ग्रेनेड की वो पीस लगे। अच्छा। खून बहने लगा। रात को अंदाजा टाइम, फिर अंदाजे का आता है 2 या 3 बजे का टाइम होगा, जब मुझे एक ट्रक में फेंकने लगे से पंजाब पुलिस के जवान। यानी कि वो ग्रेनेड के बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे नहीं मालूम, उसी आर्मी ने फेंका। ठीक। तो उसमें 3-4 तो मारे गए जिनके पास ग्रेनेड फटा था, बाकी जो थे वो जख्मी हुए। या डराने के लिए या क्या मालूम किस लिए वो ग्रेनेड का, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई भी ग्रेनेड फेंकने का क्या काम था, क्यों फेंका गया। हम तो वैसे ही रास्ते में थे, अगर मारना चाहती इंडियन आर्मी तो सभी को मार सकती थी।
सभी को मार चुके, एक भी जिंदा ना बचता। अगर जो लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ने ये किया वो किया, मैं यही करता हूँ, अगर इंडियन आर्मी सभी को मारना चाहती तो मार देती। हम लोग कैसे बच गए, मेरे जैसे सैकड़े लोग कैसे बच गए। सभी की तो स्टोरी मेरी जैसी नहीं है ना, सभी के पास तो प्रूफ नहीं था ना, आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। वो तो मेरे जैसा कोई चंद ही लोग हो गए जिनके पास आई कार्ड प्रूफ था, फिर हम इधर पढ़ रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो सभी लोगों के पास लोग कैसे बच गए। हाँ, शुरू में मैंने बताया इंडियन आर्मी ने कुछ नजायज की है, जो सामने आया उसको ठोकते गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अंदर कौन सा आदमी हथियारबंद है कौन सा नहीं। जो सामने आया उसको मार दिया, जो सामने आया उसको मार दिया शुरू में। बाद में इंडियन आर्मी को भी पता चल गया कि नजायज हुई है, तो उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। लेकिन वो ग्रेनेड फेंकने वाली बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। 2-3 बजे के करीब टाइम जब मुझे होश आई है ना, तो एक ट्रक मेरे पास खड़ा था, ट्रक में बर्फ नीचे पड़ी हुई थी और मुझे फेंकने ही वाले थे कि मेरी होश आ गई मुझे। मैंने कहा यार मुझे कहाँ ले जा रहे हो, देखा पंजाब पुलिस के जवान थे, वर्दी से पता चला मुझे पंजाब पुलिस के हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हो, ये तो जिंदा है। उन्होंने मेरे डेड बॉडी समझ लिया था, बेहोश था मैं, उन्होंने सोचा ये मर चुका है, और मेरी जहाँ लाशें फेंक रहे थे ना वहीं फेंकने वाले थे मुझे। वो बोला यार अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अगर इसमें ट्रक में फेंक दिया तो ये मर जाएगा। फिर दोनों में आपस में सलाह की भी क्या करना चाहिए। मतलब जब जहाँ दूसरे लोग बंद है जो गिरफ्तार किए हुए हैं, इसको वहीं पर छोड़ आते हैं, आगे इसकी किस्मत। लो जी, मुझे बस पे चढ़ा दिया गया। पंजाब रोडवेज की बसें खड़ी थी, कुछ आर्मी के ट्रक भी थे, मुझे बस में बैठा दिया। और कोई सुबह उस समय थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया था जब हमें आर्मी कैंप में छोड़ दिया जाके। 6 तारीख की सुबह 6 तारीख की सुबह आर्मी, वहाँ पर जो हम जैसे फट्टर थे उनको पहले निकाला गया, कि जो जख्मी है पहले वो आए। वहाँ पे डॉक्टर को भी मैंने यही बताया, जो आर्मी का डॉक्टर था, मैं जी स्टूडेंट हूँ, ये हो गया मेरे साथ, नजायज हुई है। उसने भी उसी टाइम में मुझे हॉस्पिटल रेफर कर दिया, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जहाँ अमृतसर में। अब बाद में गुरु नानक हॉस्पिटल ज़्यादा मशहूर बना है, लेकिन पहले जहाँ जो पुराना हॉस्पिटल था अंग्रेजों के समय का है, गुरु तेग बहादुर, उसमें एडमिट करवा दिया। उससे 2-3 दिन में वैसे मैं ठीक हो गया, मुझे डिस्चार्ज करने ही वाले थे, लेकिन मैं हुआ नहीं। वो भी है, भी अंदर मेरे लिंक थे हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर मुझे जानते थे, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया मुझे। आर्मी वाले 2-3 बार कोशिश की उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करवाने की, लेकिन मैं उनको डॉक्टर को यही बोलता, जिस दिन आपने मुझे डिस्चार्ज कर दिया ना, ये मुझे ले जाकर गोली मार देंगे, इनको मेरी असलियत पता चल गई होगी मैं कौन हूँ। फिर 13 तारीख को मैं हॉस्पिटल से भाग गया, मैं और एक मेरा साथी है, दोनों हम हॉस्पिटल से भाग गए थे। 13 जून को 2 घंटे की कर्फ्यू की ढील मिली थी, वो हमें मालूम था। वो जो डेली नर्सेज आती थी ना, वो हमें बता देती थी कि आज इतने घंटे की ढील है, सुबह 2 घंटे की, 2 घंटे शाम को। पहले सुबह सोचा भागने का 13 तारीख को, लेकिन हमारा तीसरा साथी था, वो डर गया। वो बोला नीचे जमीन बहुत गहरी है, अच्छा, हड्डी पसली टूट जाएगी। वो छोटा था, उम्र में छोटे था, उसको वो डर गया। मेरे से भी कम उम्र के अपने, जिसका मैं तीसरे आदमी का जिक्र करता हूँ, रंधावा था हमारे से बहुत बड़ा था उम्र में। जो तीसरा मेरा साथी था मनजीत सिंह बुम्मा उर्फ डॉक्टर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके तो दाढ़ी बड़ी बड़ी आ रही थी, इधर पास थोड़े से बाल थे इधर। अच्छा, हाँ, बड़ी मतलब बिल्कुल कम उम्र। हो सकता मेरे से उम्र ज़्यादा हो उनकी 1-2 साल, लेकिन लगते वो कम थे। वहाँ से मैं भाग गया हॉस्पिटल से वहाँ आ गया बस स्टैंड, और बसें बंद, कोई बस नहीं थी चल रही, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो कर्फ्यू की डील थी सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में बस कहाँ से कहाँ जा सकती है, नहीं जा सकती। लोगों को घर से बाहर बैठे सब्जी खरीदने के लिए, दूध वगैरह लाने के लिए ये डील थी। आवाजाही बंद थी, रेलें भी बंद थी पूरे पंजाब में, और ट्रांसपोर्ट सारी बंद थी। वहाँ से मैं पैदल, मैं और मेरा साथी दोनों पैदल कुछ देर चले, और रास्ते में एक पुल आता है, बोड़ू पुल बोलते हैं उसको, बोड़ू गाँव का नाम है, उसका नहर का पुल है, और नहर पर फौज खड़ी है पुल पे।